नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर अब आप देखने जा रहे हैं न्यूज टॉप 9, यानी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें एक साथ एक जगह। आज सबसे पहले म्यांमार की होगी बात। म्यांमार में खूनी हिंसा का जबरदस्त दौर जारी है। वहां की फौज सड़कों पर लाशें बिछाने से भी हिचक नहीं रही। अस्पतालों और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है कि विरोध की सजा मौत है। बीती रात जो कुछ यंगून की सड़कों पर हुआ वो दुनिया को दहलाने के लिए काफी है। टॉप 9 में सबसे पहले देखते हैं म्यांमार में संग्राम। म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बीती रात जबरदस्त फायरिंग की गई। रविवार को हजारों प्रदर्शनकारी यंगून की सड़कों पर उतर आए। इसके बाद रात होते होते हालात बेकाबू हो गए। बताया जाता है कि 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को आर्मी ने पकड़ लिया है। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए सेना ने यंगून में रात के वक्त कई जगहों पर छापेमारी की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सेना पकड़ कर लोगों को गोली मार रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में पुलिस फायरिंग से 50 से ज्यादा की मौत हो गई है। यंगून के अस्पतालों में भी फायरिंग की गई है। सुरक्षा बल मेडिकल सुविधाओं को भी टारगेट कर रहे हैं। यहां तक कि एम्बुलेंस पर भी फायरिंग करने की घटनाएं सामने आई हैं। हालात से परेशान होकर मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कुछ जगहों पर आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद सेना के लोग बदहवासी में कुछ भी कर गुजरने पर आमादा हैं। म्यांमार में बदतर होते हालात के बीच लेबर यूनियनों के संगठन ने आज देश में बंद की अपील की है। सेना की कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि फौज आतंकवादियों की तरह हरकत कर रही है। लोग चाहकर भी शांति से नहीं रह सकते। यूएन की चिंता के बावजूद म्यांमार में सुरक्षा बल रुकने का नाम नहीं ले रहे। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा तरीकों का इस्तेमाल लगातार जारी है। ये हाल तब है जबकि यूएन के विशेष प्रतिनिधि ने सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है कि म्यांमार में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद वहां के कई नागरिकों ने मिजोरम में शरण ली है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि शरण लिए हुए लोग आम नागरिक हैं या पुलिस के जवान। म्यांमार से आने वाले लोगों की जानकारी गृह मंत्रालय के पास है। इस बीच म्यांमार के सैन्य प्रशासन ने भारत से अपील की है कि भाग कर आए पुलिस वालों को वापस लौटा दे। मिजोरम पुलिस का कहना है कि पिछले दिनों 100 से अधिक लोगों ने शरण लेने के लिए सीमा पार करने का प्रयास किया था, लेकिन बॉर्डर पर तैनात असम राइफल्स के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवेश की अनुमति नहीं दी। दरअसल म्यांमार के साथ मिजोरम की 510 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। म्यांमार से भारत आए प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांग रहे हैं। कुछ दिन पहले नई दिल्ली में भी म्यांमार के रिफ्यूजी ने प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री से मदद की मांग की थी। इनका कहना है कि भारत म्यांमार में सेना की कार्रवाई में दखल दे। उधर संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार के स्थायी प्रतिनिधि ने म्यांमार को सेना की बर्बरता से आजादी दिलाने की मांग की है। म्यांमार में प्रदर्शनकारी महिलाओं के कपड़ों को अपने लिए सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग सड़कों पर रस्सी बांधकर उस पर महिलाओं के कपड़े एक कतार में टांग रहे हैं। दरअसल यहाँ महिलाओं के कपड़ों के नीचे से गुजरना बैड लक माना जाता है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों का ये नुस्खा ज्यादती पर उतारू सुरक्षा बलों को रोकने में काफी हद तक कारगर हो रहा है। और ममता दीदी ने टिकट भी दे दिया, लेकिन उम्मीदवार पाला बदलकर निकल लिया। राजनीति में अब तक दूसरों को उल्टी सीधी बातें कही जाती थी, लेकिन अब मिथुन चक्रवर्ती खुद को ही कोबरा कह रहे हैं। पवार को क्यों आई ममता पर दया और शुभेंदु अधिकारी के बयान पर क्यों बरपा हंगामा? बंगाल से जुड़ी सभी अहम खबरें देख लेते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। दल बदलुओं को लेकर ममता बनर्जी की मुसीबत कम नहीं हो रही है। अब टीएमसी टिकट पाने के बाद भी हबीबपुर की उम्मीदवार सरला मुर्मू ने दीदी को अलविदा कह दिया। सरला बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। खास बात यह है कि टीएमसी बंगाल में अकेली पार्टी है जिसने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बंगाल के कश्मीर बन जाने के बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बंगाल अगर कश्मीर बन जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है। दरअसल शुभेंदु ने कहा था कि अगर ममता जीत जाती हैं तो पश्चिम बंगाल कश्मीर बन जाएगा। बीजेपी शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं एक कोबरा हूं, मुझे एक हानि रहित सांप समझने की गलती ना करें। लोगों को एक बार में डसकर मार भी सकता हूं। আমি একটা কোবরা গোখরো আমি জল ঢোড়াও নই বেলে বড়াও নই আমি জাত গোখরো। बीजेपी ज्वाइन करने वाले मिथुन चक्रवर्ती को टीएमसी ने नक्सली बताया है।
टीएमसी सांसद सौगत राय ने मिथुन को नक्सली बताया है और कहा है कि वो आज के नहीं अतीत के स्टार हैं। सौगत ने दावा किया है कि उनसे बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ममता बनर्जी के रावण दैत्य वाले बयान पर पीएम ने सवाल उठाया है। पीएम ने पूछा है कि दीदी को आखिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उन्होंने कहा है कि दीदी का रिमोट कंट्रोल अब उनके पास नहीं रहा। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है। ममता बनर्जी आज वीमेंस डे को चुनावी मुहिम के लिए इस्तेमाल करेंगी। इस मौके पर ममता कोलकाता में पदयात्रा निकालेंगी। पदयात्रा नॉर्थ कोलकाता से शुरू होकर सेंट्रल कोलकाता तक जाएगी। उम्मीद इस बात की है कि इस मौके पर ममता महिलाओं के लिए किए गए अपने कामों को जरूर गिनाएंगी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को डिबेट की चुनौती दी है। ममता ने कहा है कि इसके लिए मोदी समय और जगह खुद तय कर सकते हैं। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा है कि मैं 1-on-1 खेला के लिए चैलेंज करती हूं। दीदी ने दावा किया है कि परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन ये परिवर्तन बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच जानवरों की तस्करी के केस में राज्य के आईजी कलोल गनाई और एसपी अनुराग साहा आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। सीबीआई इन दोनों से इनके कुख्यात स्मगलर अनामुल हक से संबंधों और कथित रिश्वतखोरी के मामलों में पूछताछ करेगी। सीबीआई के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान इन दोनों के नाम सामने आए थे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि केंद्र की पूरी सरकार एक अकेली महिला के खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है। पवार ने कहा है कि ममता बनर्जी बहन को सत्ता से दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत 50 मंत्री और कई राज्य के मुख्यमंत्री लग गए हैं। और तमिलनाडु में डीएमके ने महिलाओं से क्या किया वादा? स्टालिन की सरकार बनी तो कांग्रेस क्यों नहीं होगी उसमें शामिल? साउथ में क्या है बीजेपी की रणनीति? चुनाव और इससे जुड़ी सियासत से जुड़ी दूसरी खबरें देखते हैं। टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। न्यू केरल विद मोदी नाम से अमित शाह ने राज्य के लिए बीजेपी का नया स्लोगन लॉन्च किया। इस मौके पर शाह ने केरल के सीएम पर धुआंधार हमला बोला और कई सवाल पूछे। शाह ने पूछा कि क्या सही है कि डॉलर और सोने का तस्कर आपके दफ्तर में आपके अधीन काम करता था? क्या आपकी सरकार ने उसे 3 लाख की सैलरी नहीं दी? बीजेपी में शामिल होकर राजनीतिक पारी शुरू करने वाले ई श्रीधरन ने कहा है कि लोग पूछते हैं कि मैंने इस उम्र में राजनीति क्यों ज्वाइन की। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने देश के लिए कई प्रोजेक्ट में काम किया है। अभी भी मेरे अंदर काफी ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल मैं केरल के विकास के लिए करना चाहता हूं। तमिलनाडु की सत्ता मिली तो डीएमके उन घरों को हर महीने 1000 कैश देगी जिनकी मुखिया महिलाएं होंगी। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने त्रिची की रैली में इसकी घोषणा की। स्टालिन की त्रिची की रैली में भारी संख्या में लोग जुटे और आतिशबाजी का जश्न मनाते दिखे। शिवसेना ने आगामी गोवा विधानसभा चुनाव में 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये घोषणा शिवसेना के सांसद संजय राउत ने की है। इस वक्त 40 विधानसभा सीटों वाली गोवा विधानसभा में शिवसेना का एक भी विधायक नहीं है। शिवसेना के इस फैसले से महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी कांग्रेस को परेशानी पेश आ सकती है। देश के दक्षिण में शाह ने बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंका। त्रिवेंद्रम की रैली में अमित शाह ने कहा कि केरल भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा की वजह से बीमारू भूमि बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये भगवान पद्मनाभ की भूमि है, लेकिन अब यह भूमि भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा की भूमि बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाया है। शाह ने केरल में कहा है कि बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ है जबकि यहां उसके खिलाफ लड़ रही है। यही नहीं, बंगाल में कांग्रेस आईएसएफ के साथ है जबकि केरल में मुस्लिम लीग के साथ है। ऐसे में कांग्रेस को बताना चाहिए कि आखिर उसकी विचारधारा क्या है। अमित शाह ने कन्याकुमारी में रोड शो किया। उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताई। कन्याकुमारी में शाह ने कहा कि हमने यहां 11 घरों में जाकर अपना डोर टू डोर अभियान शुरू किया। शाह यहां दर्शन के लिए मंदिर में भी पहुंचे। केरल पीपुल पार्टी के चीफ और अभिनेता देवन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देवन अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि केरल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस और डीएमके भले ही तमिलनाडु में मिलकर चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन जीत मिली तो कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं होगी। इस बात का ऐलान तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष केएस आलागिरी ने किया। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि सहयोगी दल ने कांग्रेस को 25 सीटें दी हैं।
और आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज आंदोलनकारी किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए महिलाएं मेहंदी लगाकर करेंगी प्रदर्शन। आज दिल्ली पुलिस ने भी महिला कर्मियों को सभी अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसके साथ आपको दिखाएंगे कैसे महिलाएं सरहद की सुरक्षा में भी अपना अहम रोल निभा रही हैं। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक चलेगी और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 से 10 बजे तक चलेगी। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के चलते बजट सत्र का दूसरा चरण छोटा हो सकता है। सत्र का समापन 8 अप्रैल को होगा। संसद परिसर में एक टीकाकरण केंद्र भी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने देश की आजादी के 75 साल होने पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए पीएम की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति गठित की है। समारोह की तैयारी को लेकर चर्चा के लिए समिति आज बैठक करेगी। समिति के सदस्यों में देश की कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं। महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रविवार को कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी खात्मे की ओर बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक टीकों के पीछे विज्ञान पर भरोसा रखने की जरूरत है। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप फिर तेजी से फैल रहा है। राज्य में करीब 5 महीने बाद रविवार को 11,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। बढ़ते मामलों को देखते हुए औरंगाबाद में 11 मार्च नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश भर में नए केसों को लेकर चर्चा की गई। हालांकि बैठक में अभी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला नहीं किया गया। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा 2 दिन बाद समीक्षा बैठक करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश में 3 किसान रैलियों को संबोधित करेंगे। टिकैत ने 13 मार्च को कोलकाता जाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के ज्यादातर लोग बंगाल दौरे पर हैं, इसलिए वो भी किसानों के बीच अपनी बात बंगाल में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज दिल्ली के सिंघू टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की बागडोर महिलाएं संभालेंगी। महिलाओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर मेहंदी लगाकर विरोध जताने का फैसला किया है। महिला किसानों का कहना है कि साधारण नहीं बल्कि इंकलाबी मेहंदी होगी। आज भारत समेत पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। इसे साबित करती हैं बीएसएफ की ये महिला टुकड़ी। बीएसएफ की ये वीरांगनाएं मुस्तैदी से सरहद की रक्षा कर रही हैं। वहीं जयपुर में पिछले 6 सालों से एक मेट्रो स्टेशन को महिलाएं संभाल रही हैं। उधर लखनऊ के चारबाग स्टेशन को गुलाबी रोशनी से सजाया गया है। यूपी के अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में चलाए गए निधि समर्पण अभियान में राजस्थान सबसे अव्वल रहा है। राजस्थान के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए सबसे ज्यादा दान दिया है। मंदिर के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगेगा। और दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से। किन राज्यों का बजट आज होने जा रहा है पेश और कहां चाय बेचने को मजबूर हो गया शतरंज का नेशनल प्लेयर। राज्यों की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। आज दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। देशभक्ति के रंग से ओतप्रोत बजट में सरकार स्वास्थ्य शिक्षा के साथ ही दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। कल दिल्ली का बजट पेश होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले चरण में दिल्ली वासियों को मुफ्त वैक्सीन मिल सकती है। 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब में आज बजट पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार बजट पेश करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी आज विधानसभा में इस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल बजट पेश करेंगे। बिहार के बांका की गोपालपुर सीट से जेडीयू विधायक नीरज कुमार उर्फ गोपाल को ग्रामीणों ने घेर लिया। 20 एकड़ जमीन की खरीद को लेकर उनकी ग्रामीणों के साथ नोकझोंक हुई। लोगों के विरोध और पुलिस के दखल के बाद उन्होंने माफी मांगी, तब कहीं उन्हें छुटकारा मिल पाया। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटकों से भरी एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एटीएस ने हत्या और साजिश का केस दर्ज कर लिया है। मनसुख की बॉडी पर चोट के निशान हैं। मौत की वजह का पता केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। उत्तर प्रदेश की मऊ में भिखारी की मौत के 1 साल बाद उसकी झोपड़ी से 1,56,000 रुपयों के नोट और सिक्के बरामद हुए हैं। मृतक कोरोना काल के दौरान भीख मांगकर अपनी जिंदगी चलाता था। कोरोना संक्रमण से पिछले साल उसकी मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गुलदार ने एक युवक को अपना शिकार बनाया। युवक का शव पास के गन्ने के खेत में पड़ा मिला। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आदमखोर गुलदार को पकड़ लिया।
गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली है। झारखंड के धनबाद के निरसा में जीटी रोड पर ट्रक में लदी पराली में अचानक आग लगने से काफी देर तक यातायात बाधित रहा। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। आग में पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया है। उधर मध्य प्रदेश के सागर में भी गेहूं की फसल से भरी ट्राली में बिजली के तार के संपर्क में आने से आग लग गई। पूरी फसल जलकर स्वाहा हो गई। मध्य प्रदेश के धार में शतरंज के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कुलदीप चौहान सड़क पर चाय बेचने को मजबूर हैं। कुलदीप का कहना है कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए चाय बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से कुलदीप की मदद करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में रविवार के पूरे दिन भर हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि अटल टनल के पास साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल के आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। वहीं उत्तराखंड के चमोली की बद्रीनाथ धाम में रविवार देर शाम जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद लग रहा है कि जिले में एक बार फिर ठंड लौट आई है। और चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत की नई प्लानिंग क्या है? भारत के लिए चीन के सुर क्यों बदले? हांगकांग पर पूरे कब्जे के लिए चीन की रणनीति क्या है? और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के गले की हड्डी कैसे बना चीनी राजनयिक का बयान? चीन और पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरें टॉप 9 चीन पाक साजिश में। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर रियल टाइम निगरानी रखने के लिए भारत 28 मार्च को एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। GIST-1 को 28 मार्च को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के GSLV F-10 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए बॉर्डर पर रियल टाइम तस्वीर मिल सकेगी और प्राकृतिक आपदाओं को भी मॉनिटर किया जा सकता है। भारत के आक्रामक रवैये और लद्दाख के पेंगोंग से सेना के डिसएंगेजमेंट के बाद चीन बैकफुट पर आ गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, भारत दोस्त है। संदेह छोड़ें, विवाद सुलझाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। दोनों देश एक दूसरे की अनदेखी नहीं कर सकते। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लागू करने से बाज नहीं आ रहा है। चीन अब तिब्बत के ल्यासा में पहली हाई स्पीड ट्रेन सेवा जून में शुरू करेगा। ये ट्रेन ल्यासा से निंगची तक चलेगी। ये इलाके भारत के अरुणाचल प्रदेश के नजदीक हैं। ऐसे में इन ट्रेनों का चीन सैन्य इस्तेमाल भी कर सकता है। चीन अपने नियंत्रण वाले हांगकांग पर अब पूरा कंट्रोल चाहता है। हांगकांग में चीन विरोधी आंदोलन और उसके नेताओं को सबक सिखाने के बाद ड्रैगन ने नई रणनीति बनाई है। चीन ने कांग्रेस की बैठक में हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में व्यापक बदलाव के संकेत दिए हैं। चीन ने एक बार फिर प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। चीन ने प्रमोशनल वीडियो में अपनी सेना PLA की मिसाइल फोर्स की ड्रिल को दिखाया है। इस वीडियो में PLA के जवान रेगिस्तानी इलाके में सैन्य अभ्यास करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में कई मिसाइलों को टेस्ट करते भी दिखाया गया है। पाकिस्तान में चीनी दूतावास के काउंसलर और डायरेक्टर जैंग हैंगिंग के हिजाब को लेकर किए गए ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान की धार्मिक पार्टियां ही नहीं, कई आम लोगों ने भी इसकी शिकायत पीएम इमरान खान और पाकिस्तानी विदेश कार्यालय में की है। लोगों ने इसे इस्लाम पर हमला बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। इमरान खान सरकार के खिलाफ 11 विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन 26 मार्च को इस्लामाबाद से 1 मार्च करने का ऐलान किया है। रविवार को विपक्षी पार्टियों की बैठक में फैसला किया गया। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। विपक्ष लगातार इमरान खान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। भारत को दोस्त बताने के बाद चीन ने अमेरिका के लिए भी अपने रुख में बदलाव किया है। अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने अमेरिका से सहयोग की बात की है। चीन ने अमेरिका से अनुचित प्रबंधों को हटाकर दोनों देशों के बीच जलवायु परिवर्तन समेत कई क्षेत्रों में साथ काम करने की अपील की है। चीन के इशारों पर चलने वाले नेपाल के कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली को अब चीन की वैक्सीन पर भरोसा नहीं रहा। केपी शर्मा ओली ने अपनी पत्नी के साथ रविवार को कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई। ओली ने इसे लोगों के लिए सुरक्षित बताया। नेपाल को भारत ने 10 लाख वैक्सीन की डोज मुफ्त में दी है।